सुप्रभात दोस्तों, मैं जसविन सर, मेरा यूट्यूब चैनल इकोनॉमिक्स सॉल्यूशन विद जसविन सर में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज हम कक्षा 12 पाठ नंबर 5 गरीबी, जिसमें गरीबी का स्वरूप यानी कि गरीबी के प्रकार का डिस्कशन करेंगे। दोस्तों, गरीबी का अध्ययन सरल करने के लिए गरीबी को दो हिस्सों में बांट दिया गया। सबसे पहला इसका प्रकार जो है वो है निरपेक्ष गरीबी, जो भारत जैसे विकासशील देशों में मापी जाती है, जबकि एक तुलनात्मक गरीबी होती है जो विकसित देशों में मापी जाती है, उसका नाम है सापेक्ष गरीबी। तो निरपेक्ष गरीबी और सापेक्ष गरीबी ऐसे गरीबी के दो प्रकार हैं, जिसमें से अभी हम स्टार्ट करने वाले हैं। पहला प्रकार निरपेक्ष गरीबी। निरपेक्ष गरीबी अर्थात मानव जीवन की आवश्यकताओं को पूर्ण करने हेतु जिन चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है उन चीज़ों को प्राप्त न करने वाला व्यक्ति या प्राप्त करने के लिए जितना आय प्राप्त होनी चाहिए या जितना खर्च होना चाहिए, यदि उतनी आय और उतना खर्च करने की क्षमता यदि किसी व्यक्ति में नहीं हो तो उस व्यक्ति को निरपेक्ष गरीब कहा जाएगा। दोस्तों, निरपेक्ष गरीबी में जीवन की मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति करने हेतु जिन जिन चीज़ों की आवश्यकता होती है, इन चीज़ों को प्राप्त न करने वाला व्यक्ति निरपेक्ष गरीब है। जैसे मनुष्य की प्राथमिक आवश्यकता है रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य की सुविधाएं, स्वच्छता की सुविधाएं, पीने का साफ सुथरा पानी। यदि कोई व्यक्ति इन सुविधाओं से वंचित होता है या इन सुविधाओं को प्राप्त करने में समर्थ न हो तो वो व्यक्ति निरपेक्ष गरीब है, ऐसा माना जाएगा। दोस्तों, निरपेक्ष गरीबी का ख्याल इसलिए विकासशील देशों के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि गरीबी का प्रमाण अधिकतर जहां पाया जाता है वो विकासशील देशों में ही है। विकसित देशों में गरीबी का प्रमाण होता है लेकिन बहुत ही कम, नहीं के बराबर। किंतु भारत जैसे विकासशील देशों में जहां जनसंख्या का बहुत ज़्यादा प्रमाण बेरोजगार है, ऐसे देशों में निरपेक्ष गरीबी बहुत ज़्यादा व्यापक पैमाने पर पाई गई। सन 2011 में हमारे देश के लगभग 22% लोग निरपेक्ष गरीबी के अंतर्गत आते थे। 22% का मतलब बहुत ज़्यादा हो गया। इतने ज़्यादा लोग गरीबी रेखा के नीचे इसलिए है क्योंकि इन्हें पर्याप्त पैमाने पर रोजगार नहीं मिल रहा है। रोजगार के अभाव में आय एकदम कम या बिल्कुल जीरो रह रही है और जिसके कारण व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं को पूर्ण नहीं कर पा रहा है। तो दोस्तों, निरपेक्ष गरीबी इसलिए ज्ञात की जाती है क्योंकि जब तक गरीबी का प्रमाण हमें पता नहीं चलेगा, गरीब किसे कहेंगे, देश में गरीबी के नीचे यानी कि गरीबी रेखा के नीचे कितने प्रतिशत लोग आते हैं, जब तक इसका रियल आंकड़ा यानी कि सही सांख्यिकीय जानकारी गवर्नमेंट के पास नहीं आएगी, तब तक गवर्नमेंट गरीबी घटाने के सक्रिय प्रयास या आयोजन नहीं कर पाएंगे। तो दोस्तों, निरपेक्ष गरीबी इसलिए ज्ञात की जाती है कि एक बार गरीबी का आंकड़ा पता चले तो गरीबी घटाने के प्रभावशाली उपाय भी किए जा सकते हैं। और सरकार ने 1974 से ही जो पांचवी पंचवार्षिक योजना उसी समय स्टार्ट हुई थी, उस समय से ही सरकार ने गरीबी घटाने का उद्देश्य आयोजन का एक प्रमुख उद्देश्य के रूप में रखा है। और तब से लेकर आज तक हर योजनाओं में देश की बेरोजगारी और गरीबी घटाने का उद्देश्य भी रखा जा रहा है, लेकिन फिर भी कुछ कमियां होने के कारण देश की गरीबी उतनी अधिक घटाई नहीं जा पा रही है। चलिए दोस्तों, अब नया टॉपिक शुरू करते हैं, गरीबी रेखा। मानव जीवन की मूलभूत आवश्यकताओं को पूर्ण करने हेतु जितना आय और जितना खर्च रखा गया है, यदि उस आय और खर्च को प्राप्त न कर सकने वाला व्यक्ति गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन कर रहा है, ऐसा माना जाएगा। तो संक्षिप्त में दोस्तों, गरीबी रेखा यानी कि आय और खर्च की न्यूनतम रेखा। जैसे भारत देश में एक व्यक्ति को एक महीने का अच्छी तरह से जीवन यापन करने के लिए औसतन यदि 1000 रुपये की आवश्यकता है तो वो 1000 रुपया है गरीबी रेखा। अब यदि कोई व्यक्ति 1000 से कम आय प्राप्त कर रहा है या कम खर्च कर रहा है तो वो निरपेक्ष गरीब यानी कि गरीबी रेखा के नीचे आएगा, जिसे BPL यानी कि बिलो द पॉवर्टी लाइन भी कहेंगे। दोस्तों, गरीबी रेखा को यदि डायग्रामेटिकली देखा जाए तो हम इस तरह से उसे दर्शा सकते हैं। जैसे ये रेखा यदि गरीबी रेखा है तो इसके नीचे जीवन यापन करने वाले व्यक्ति गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन कर रहे हैं, ऐसा कहा जाएगा। जैसे ये रेखा यदि 1000 रुपयों की है, इसका मतलब कोई व्यक्ति यदि 1000 रुपया महीने का खर्च कर रहा हो तो उसका जीवन स्तर रेखा के नीचे नहीं बल्कि ऊपर आएगा।
वही अगर कोई व्यक्ति 1000 रुपया आय प्राप्त कर रहा हो तो वो भी गरीबी रेखा के नीचे नहीं बल्कि गरीबी रेखा के ऊपर आएगा। यहाँ दोस्तों 1000 रुपया प्राप्त करना या 1000 खर्च करना उस स्वयं व्यक्ति को नहीं करना है। यदि वो खुद करे तो भी चलेगा, लेकिन उसकी ओर से कोई ना कोई तो ये खर्च करने वाला व्यक्ति होना चाहिए। जैसे हम सभी लोग इनकम अर्निंग नहीं करते लेकिन फिर भी अच्छी तरह से जीवन यापन करते हैं, क्योंकि हमारी ओर से जो खर्च होना चाहिए वो हम डायरेक्टली नहीं कर रहे बल्कि इनडायरेक्टली हमारे मम्मी पापा हमारी ओर से खर्च करते हैं और इसीलिए हम अपनी आवश्यकताओं को पूर्ण करते हैं। किंतु देश में रहे हुए ऐसे भी व्यक्ति हैं कि जो उतना खर्च भी नहीं कर सकते और उतनी आय भी प्राप्त न कर सकते हो, तो उन्हें निरपेक्ष गरीबी के नाम से जाना जाएगा। वो देश के गरीब की श्रेणी में आने वाले व्यक्ति होते हैं। चलिए दोस्तों, अब बढ़ते हैं गरीबी रेखा का निर्धारण किस तरह से किया गया। शुरुआत में गरीबी रेखा का निर्धारण हमारे देश में मात्र और मात्र भोजन में से प्राप्त होने वाली कैलोरी के आधार पर ही तय किया गया था, जिसमें ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले एक व्यक्ति को 2400 किलो कैलोरी, 2400 किलो कैलोरी और शहरी क्षेत्र में रहने वाले व्यक्ति को 2100 किलो कैलोरी यानी कि 2100 किलो कैलोरी का प्रमाण निश्चित हुआ। अब ग्रामीण क्षेत्र में जो लोग रहते हैं वो हार्डवर्क करते हैं, खेती में काम करते हैं, मेहनती काम होता है, इसलिए उन्हें भोजन की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, इसलिए उनके लिए 2400 किलो कैलोरी। और शहरी क्षेत्र के लोग उद्योग और सेवा क्षेत्र में सक्रिय होने के कारण उन्हें कम एनर्जी की आवश्यकता होती है, जिसके लिए उनके लिए सरकार ने 2100 किलो कैलोरी मापदंड तय किया, जिसे दोस्तों 1969 में मान्यता मिली। और उस समय 1960-61 के आधार वर्ष को ध्यान में रखकर कहा गया कि ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले एक व्यक्ति के लिए 2400 किलो कैलोरी प्राप्त करने हेतु मंथली 15 रुपया चाहिए और शहरी क्षेत्र में रहने वाले व्यक्ति के लिए मंथली 22.5 रुपया चाहिए, मतलब 22.5 रुपया। तो वो गरीबी रेखा के नीचे नहीं आएंगे। किंतु यदि कोई भी व्यक्ति जो ग्रामीण क्षेत्र में रहकर 1960-61 के समय की ये बात है, यदि 15 रुपया या उससे कम कमा रहा हो और शहरी क्षेत्र में रहने वाला एक व्यक्ति एक महीने में 1960-61 में 22.5 रुपये से यदि कम कमा रहा हो तो वो देश का निरपेक्ष गरीबी व्यक्ति माना जाएगा, क्योंकि वो अपनी आवश्यकताओं को पूर्ण नहीं करेगा। और ये जो आवश्यकता यहाँ पर जो ली गई है वो मात्र और मात्र भोजन में से प्राप्त होने वाली कैलोरी के ही आधार पर ली गई, यानी कि मनुष्य की जो प्राथमिक आवश्यकता है खाना, भोजन, उसको प्राप्त करने के लिए कितना खर्च होना चाहिए उसी के आधार पर गरीबी रेखा तय हुई थी। तो दोस्तों 1960-61 में 15 रुपया ग्रामीण क्षेत्र के लिए एक महीने का एक व्यक्ति का, और वही शहरी क्षेत्र में रहने वाले एक व्यक्ति का एक महीने का खर्च जो है भोजन पर होने वाला वो है 22.5 रुपया यानी कि 22.5 रुपया। वही दोस्तों समय बढ़ता गया, 1993 के समय में फिर से गरीबी रेखा निर्धारित की गई और उस समय ग्रामीण क्षेत्र में रहे हुए एक व्यक्ति के लिए 2400 किलो कैलोरी प्राप्त करने हेतु 49 रुपीज़ यानी कि 49 रुपया महीने का तय हुआ और शहरी क्षेत्र में रहने वाले व्यक्ति के लिए 57 रुपया औसतन तय किया गया। अब गरीब उसे कहा जाएगा कि जो व्यक्ति शहरी क्षेत्र में रहकर 57 रुपये से कम महीने का कमाता हो। ये समय 1993 का है और 1993 में ही ग्रामीण क्षेत्र में रहा हुआ यदि कोई व्यक्ति 49 रुपये से कम आय प्राप्त कर रहा हो तो वो गरीबी रेखा के नीचे माने जाएंगे। तो ये सारे आंकड़े जो है दोस्तों वो ग्रामीण क्षेत्र के लिए अलग और शहरी क्षेत्र के लिए अलग। अब आप इस आंकड़ों में ध्यान से देखोगे तो आपको पता चलेगा कि ग्रामीण क्षेत्र में कैलोरी का प्रमाण ज़्यादा लेकिन आय का प्रमाण या उस कैलोरी को प्राप्त करने हेतु खर्च का प्रमाण कम क्यों? तो ग्रामीण क्षेत्र में सारी जीवन आवश्यक चीज़ें जो है जो भोजन के रूप में हम लेते हैं वो सारी चीज़ें सस्ती मिलती है। अनाज सस्ता होता है, दूध सस्ता होता है, फलों की कीमत सस्ती होती है ग्रामीण क्षेत्र में, और यही सब शहरी क्षेत्र में कीमत इनकी रहती है ऊंची, जिसके कारण शहरी क्षेत्र वाले लोगों को मंथली ज़्यादा रुपया रखा गया और ग्रामीण क्षेत्र के लिए उतनी ही कैलोरी प्राप्त करने हेतु या उससे ज़्यादा कैलोरी प्राप्त करने हेतु भी शहरी क्षेत्र की तुलना में कम रुपया लिया गया। लेकिन
दोस्तों गरीबी रेखा की सबसे बड़ी मर्यादा ये बनी, ये सभी उदाहरणों में जो आंकड़ों के द्वारा हमने देखा, इसमें मानव जीवन की मात्र और मात्र भोजन की आवश्यकता ही पूर्ण होती है। इसके अलावा बाकी दूसरी आवश्यकताओं को इन सभी में शामिल नहीं किया गया था, जिसके कारण गरीबी एक अभाव की स्थिति बन गई, गरीबी एक भुखमरी की स्थिति बनकर रह गई। और इसीलिए कुछ अर्थशास्त्रियों ने मिलकर गरीबी रेखा को निश्चित करने के लिए भोजन, शिक्षा, स्वास्थ्य, जीवन स्तर को प्रभावित करने वाली बातें, कपड़ा, स्वास्थ्य की सुविधाएं, ऐसी तमाम सुविधाओं को मिलाकर गरीबी रेखा का निर्धारण किया। और जिसमें मुख्य रूप से प्रोफेसर सुरेश तेंदुलकर ने 2009 में एक अहवाल गवर्नमेंट को सौंपा था, एक रिपोर्ट गवर्नमेंट को सौंपी थी। और उनके कहने के अनुसार ग्रामीण क्षेत्र में रहे हुए व्यक्ति को सन 2011-12 में यदि व्यवस्थित जीवन यापन करना है, यानी कि रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य जैसी जीवन स्तर को प्रभावित करने वाली बातों को भी प्राप्त करना हो, तो 2012 में एक व्यक्ति को 1 महीने का ग्रामीण क्षेत्र में रहे हुए व्यक्ति के लिए उन्होंने 816 रुपया तय किया। और शहरी क्षेत्र में रहने वाले एक व्यक्ति को 1 महीने का शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास, भोजन, कपड़ा जैसी प्राथमिक चीज़ों को प्राप्त करने हेतु शहरी क्षेत्र के लिए 1000 रुपया तय किया। तो प्रोफेसर सुरेश तेंदुलकर की अध्यक्षता वाली समिति ने यही बताया कि ग्रामीण क्षेत्र में रहा हुआ व्यक्ति यदि 1 महीने का 816 रुपये से कम कमा रहा है, या शहरी क्षेत्र में रहा हुआ व्यक्ति 1 महीने में 1000 रुपये से कम अर्निंग कमा रहा हो या कम खर्च कर पा रहा हो, तो वो निरपेक्ष गरीब माना जाएगा। अब थोड़ा सा दोस्तों इसे समझिए। देखने पर हमें ऐसा लगता है कि ग्रामीण क्षेत्र में मात्र 816 रुपये 1 महीने का 2012 में, और वही शहरी क्षेत्र में 1000 रुपया ही है, तो इतना तो कोई भी व्यक्ति कमा लेगा। लेकिन ऐसा है नहीं, क्योंकि परिवार में कई सारे व्यक्ति होते हैं जिसमें से इनकम मात्र 1 की या 2 की ही होती है। जैसे आप अपने परिवार में लोगे तो आपके परिवार में पापा अकेले इनकम अर्निंग करने वाले होते हैं, और बाकी मम्मी, भैया, दीदी, छोटी सिस्टर, बड़ी सिस्टर सब जो है वो सभी मात्र और मात्र जीवन यापन करते हैं। तो पापा की इनकम भले थोड़ी ज़्यादा हो, लेकिन फिर भी उनकी इनकम सभी व्यक्तियों में विभाजित होने के कारण प्रत्येक के हिस्से में बहुत कम इनकम आती है। जैसे यदि हम ग्रामीण क्षेत्र की बात करें तो ग्रामीण क्षेत्र में रहा हुआ किसान साल के मात्र 3 महीना खेतों में काम करके फसल लेता है। 3 महीने में यदि 30,000 की इनकम भी हुई किसान की, लेकिन 30,000 यदि 12 महीने में बढ़ जाता है तो 2500 रुपये की मंथली इनकम हो गई। और परिवार में अगर 4 लोग हैं तो इस रेशो के हिसाब से 816 रुपया एक व्यक्ति के लिए, तो 4 व्यक्ति के लिए कम से कम 3500 रुपया महीने का चाहिए, और किसान मात्र 2500 रुपया महीने का प्राप्त कर पा रहा है। और जिसके कारण दोस्तों ग्रामीण स्तर पर व्यापक गरीबी का प्रमाण दिखाई देता है। चलिए मित्रों, अब बढ़ते हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गरीबी रेखा का निर्धारण। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गरीबी रेखा का निर्धारण करने के लिए सबसे पहले भारतीय करेंसी को, यानी कि इंडिया का जो चलन है, कागजी मुद्रा, रुपया बोल सकते हैं जिसे, उस रुपयों को हमें अमेरिकन करेंसी में यानी कि डॉलर में रूपांतरित करना पड़ता है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गरीबी रेखा निर्धारित करने के लिए डॉलर के आधार पर ही मापदंड बनाए गए, जिसमें सन 1990 में $1 1 दिन का रखा गया। थोड़ा सा विशेष रूप से याद रखिएगा, हमने जो भी ये ग्रामीण क्षेत्र और शहरी क्षेत्र के आंकड़े देखे थे वो 1 महीने का खर्च था, 1 महीने की आय या खर्च के आधार पर मापा गया था। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दैनिक रूप में मापी जाती है गरीबी, और इसीलिए 1 दिन का 1990 में अगर कोई व्यक्ति $1 नहीं प्राप्त कर रहा हो तो वो निरपेक्ष गरीब है, ऐसा कहा जाएगा। अब 1990 में डॉलर का भाव लगभग 45 रुपया था। वही दोस्तों 2005 में $1.25 जितना रखा गया, यानी कि 2005 में यदि कोई व्यक्ति $1.25 जितना अमाउंट 1 दिन का नहीं कमा पा रहा हो तो उसे निरपेक्ष गरीब कहा जाएगा। अब $1 का भाव इस समय 50 रुपया, तो जिस समय 50 रुपया भाव था तो 1.25 के बराबर कितना होगा, तो 1.25 के बराबर लगभग 62.5 रुपया होता है, 62.5, यानी कि 1 दिन का 62.5 रुपीज़ कमाने वाला व्यक्ति गरीब नहीं है, लेकिन उससे कम कमाने वाला व्यक्ति गरीब है। ये 1 दिन का है। अगर महीने का निकालोगे तो 65 का गुना महीने के साथ, मतलब पूरे 30 दिन के साथ करोगे तो आपको लगभग 2000 जितना अमाउंट मिलेगा। यानी कि एक व्यक्ति 1 महीने का 2000 रुपया यदि नहीं कमाता हो,
2005 में, तो वो निरपेक्ष गरीब माना जाएगा। अब आप फिर यही सोचोगे कि सर 2000 से तो ज़्यादा कमा लेते हैं, लेकिन परिवार में मेंबर भी होते हैं। अगर 5 मेंबर हैं परिवार में तो 10,000 की इनकम करनी पड़ेगी, तब एक के हिस्से में 2000 का खर्च आएगा। लेकिन हमारे देश के मैक्सिमम लोग 2005 में फैमिली बड़ी होने के कारण उतनी इनकम नहीं हो पाती थी अर्निंग, जिसके कारण गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करते थे। और सन 2015 में $1.90, जब डॉलर का भाव 65 रुपया हो गया था, और $1.90 का मतलब आप समझ सकते हो लगभग 120 रुपया आएगा, 122 रुपया आएगा। एक व्यक्ति एक दिन के लिए 122 रुपया खर्च करेगा। अगर परिवार में 5 व्यक्ति है, औसतन जैसे हमारे देश की फैमिली में 5 व्यक्ति तो होते ही है, लगभग किसी के यहाँ 4 तो किसी के यहाँ 6, मतलब औसत पकड़कर 5, तो 5 व्यक्तियों की फैमिली के लिए 120 या 22 रुपये के हिसाब से यदि खर्च लगाए तो लगभग दोस्तों 600-650 रुपया खर्च हो जाएगा। यानी कि महीने की यदि कोई व्यक्ति 18,000 से ज़्यादा कमा रहा हो तो 5 व्यक्तियों का अच्छी तरह से जीवन यापन होगा, नहीं तो वो फैमिली गरीबी रेखा के नीचे ही आएगी। अब 2015 में अपने सूरत सिटी का अगर हम एग्जाम्पल ले तो सूरत सिटी एक औद्योगिक सिटी है, यहाँ रोजगार धंधों की कोई कमी नहीं है, लेकिन फिर भी सूरत सिटी में नौकरी करने वाले लगभग 50% से अधिक लोग 2015 में 18,000 रुपया महीने का नहीं कमाते थे। 12,000-15,000 रुपये की ही इनकम अर्निंग होती थी, और अगर उनके घर में 5 या उससे अधिक मेंबर हो तो वो परिवार गरीबी रेखा के नीचे ही जीवन यापन कर रहा है, ऐसा ही माना जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दोस्तों गरीबी का मापदंड थोड़ा सा ऊंचा रखा गया था, लेकिन भारत के लिए सन 2012 में तेंदुलकर समिति ने जो रिपोर्ट दी थी उसमें स्पष्ट रूप से कहा गया कि ग्रामीण क्षेत्र में एक महीने का 816 रुपया और शहरी क्षेत्र में एक महीने का 1,000 रुपया। यदि उससे कम कमाने वाला व्यक्ति है तो वो निरपेक्ष गरीब माना जाएगा। चलिए मित्रों, अब बढ़ते हैं भारत में निरपेक्ष गरीबी का प्रमाण। सन 2004-05 और सन 2011-12 के आंकड़े लिए गए हैं। इससे देखोगे तो आपको पता चलेगा कि देश में गरीबी का प्रमाण घट रहा है या बढ़ रहा है। तो सन 2004-05 में ग्रामीण क्षेत्र में 41.8% लोग गरीबी रेखा के नीचे थे। 41.8% का मतलब हुआ लगभग 42, यानी कि 100 में से 42 लोग गरीबी रेखा के नीचे थे। वहीं शहरी क्षेत्र में मात्र 25.7, यानी कि औसतन 4 में से 1 व्यक्ति गरीबी रेखा के नीचे था। ये आंकड़े हैं सन 2004-05 के। समस्त भारत में जब गरीबी का अंदाजा लगाया गया तो वो 37.2%, यानी कि व्यापक स्तर पर गरीबी है, ऐसा ही हम कह सकते हैं, क्योंकि किसी भी अर्थतंत्र में 37.2%, यानी कि लगभग 3 में से 1 व्यक्ति गरीब है। 2 व्यक्ति गरीबी रेखा के ऊपर जबकि 1 व्यक्ति 3 में से गरीबी रेखा के नीचे। ये स्थिति थी 2004-2005 में। सन 2011-12 में जब आए तो सरकार ने इस समय अवधि में, यानी कि 2004 से लेकर 2012 के 8 साल की समय अवधि में कई सारे सक्रिय प्रयास किए। गरीबों को स्वरोजगार की योजनाएं, वैतनिक रोजगार की योजनाएं और अन्य सुविधाएं देने के कारण गरीबी के प्रमाण में थोड़ी कमी हुई है। ग्रामीण क्षेत्र में जो 2004-05 में 41.8% लोग गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन कर रहे थे, उनका प्रमाण घटकर रहा 25.7%, और 25.7% जो शहरी क्षेत्र में गरीबी थी 2004-05 में, वो 2011-12 में मात्र रही 13.7%। और इस तरह से कुल भारत की आबादी का गरीबी का प्रमाण जो है 2011-12 में वो है 21.9%। इस आंकड़े को अच्छी तरह से आप याद रखिएगा, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में ये पूछा जाता है। यानी कि लगभग 2011-12 में हमारे देश के 22% लोग गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन कर रहे हैं, ऐसा हम कहेंगे। 22 का मतलब हुआ दोस्तों हर 5 व्यक्ति में 1 व्यक्ति गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन कर रहा है। अब थोड़ा सा यहाँ पर भी समझना है, गरीब किसे कहा जाएगा? तो जो रोटी कपड़ा मकान स्वयं प्राप्त न कर सकता हो, ऐसे व्यक्ति को गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन कर रहा है, ऐसा कहेंगे। लेकिन वर्तमान समय में इसके अलावा शिक्षा, स्वास्थ्य की सुविधाओं का समावेश भी होता है। झोपड़पट्टी में रहने वाले लोगों को देखोगे तो वो 2 टाइम का खाना कहीं से भी एडजस्ट कर लेते हैं। तो क्या इसका मतलब वो गरीब नहीं है? वो गरीब है, क्योंकि उन्हें शिक्षा, स्वास्थ्य की सुविधाएं बेहतर पैमाने पर नहीं मिल रही है। तो याद रखिएगा दोस्तों, जो ऐसा कोई भी व्यक्ति जिसे रोटी कपड़ा मकान आवास, मतलब ही मकान, शिक्षा और स्वास्थ्य की सुविधाएं प्राप्त न हो, ऐसा व्यक्ति को ही हम गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन कर रहा है, ऐसा कहेंगे। उसके बाद में आते हैं भारत के विभिन्न राज्यों में निरपेक्ष गरीबी का प्रमाण।
आपके सामने आपको एक तालिका दी हुई है। उस तालिका का अध्ययन करने पर आपको पता चलेगा कि भारत के अलग अलग राज्यों में गरीबी का प्रमाण यानी कि निरपेक्ष गरीबी का प्रमाण कितना है। तालिका 5.2 में आप देख सकते हो वर्ष 2011-12 में विभिन्न राज्यों में निरपेक्ष गरीबी का प्रमाण लिया गया है, जिसमें दोस्तों सबसे कम गरीबी के अंतर्गत आने वाले स्टेट यानी कि राज्य जिसमें है गोवा, केरल, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, पंजाब और आंध्र प्रदेश, जहां कुल आबादी का मात्र 10% या उससे भी कम गरीबी है। वही 10% से 20% की श्रेणी में गरीबी रेखा जहां पाई गई वो है जम्मू कश्मीर, हरियाणा, तमिलनाडु, गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र, त्रिपुरा, नागालैंड और मेघालय। इन सभी प्रदेशों में 10% से 20% के अंतर्गत गरीबी रेखा का निर्धारण किया गया। वही दोस्तों 20% से 30% गरीबी जहां है ऐसे प्रदेश है पश्चिम बंगाल, मिज़ोरम, कर्नाटक और यूपी, जहां 20% से 30% आबादी गरीबी रेखा के नीचे है। और सबसे ज़्यादा गरीबी का प्रमाण 30 से 40% जहां की आबादी गरीबी है ऐसे प्रदेश है एमपी, आसाम, ओडिशा, बिहार, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, झारखंड और छत्तीसगढ़। दोस्तों ये सभी का अध्ययन करने के बाद जहां पर रोजगार का व्यापक पैमान यानी कि व्यापक प्रमाण पर रोजगार मिल रहा है, जहां रोजगार धंधों के विपुल अवसर उपलब्ध है, जहां आबादी का प्रमाण थोड़ा कम है, जहां साक्षरता का प्रमाण ज़्यादा है, जहां खेती बाड़ी में से यानी कि खेतों में से जो उत्पन्न लिया जाता है, जो उत्पादन लिया जाता है उनकी कीमत ज़्यादा है, ऐसे प्रदेशों में गरीबी का प्रमाण कम है। जबकि जो अर्थतंत्र के ऐसे प्रदेश कि जहां रोजगार धंधे व्यापक पैमाने पर नहीं हैं, उद्योग धंधों के लिए भी वहाँ सरकार के द्वारा सक्रिय प्रयास नहीं किया जा रहा है और वो एरिया बैकवर्ड एरिया में आता है जहाँ रोजगार का प्रमाण कम मिलता है, ऐसे प्रदेशों में गरीबी का प्रमाण अधिक मापा गया है। सबसे कम गरीबी गोवा में है, जो केंद्र शासित प्रदेश है हमारे देश का, जहाँ पर मात्र 5.09% ही गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले लोग हैं। और वही सबसे अधिक गरीबी का प्रमाण छत्तीसगढ़ में है, जहाँ पर 39.93% यानी कि लगभग 40% लोग गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन कर रहे हैं। दोस्तों ये सारे आंकड़े सन 2011-2012 के हैं। अब बढ़ते हैं गरीबी के स्वरूप पर, और उसका दूसरा प्रकार जो है गरीबी का दूसरा प्रकार वो है सापेक्ष गरीबी। सापेक्ष गरीबी विकसित देशों में मापी जाने वाली गरीबी है, क्योंकि इसमें आय की असमानताओं को ध्यान में रखकर ही ये गरीबी का प्रमाण मापा जाता है। जैसे एक छोटे से उदाहरण के द्वारा हम इसे समझ सकते हैं। माना कि अलग अलग 5 व्यक्ति हैं और उन सभी की इनकम अलग अलग है। पहला व्यक्ति जो है वो 5,000 रुपया मंथली कमाता है, दूसरा व्यक्ति 10,000 रुपया मंथली कमाता है, तीसरा 15, चौथा और पांचवा क्रमशः 20 और 25,000 रुपये की इनकम अर्निंग करते हैं। अब इन पांचों व्यक्तियों के डेटा को यानी कि इनकम को ध्यान में रखकर आप कंपैरिजन कीजिए, तो पहले 2 की कंपैरिजन करोगे तो दूसरे वाले व्यक्ति की तुलना में पहला व्यक्ति गरीब है, तीसरे की तुलना में पहला और दूसरा व्यक्ति गरीब है, पांचवे की तुलना में पहले वाले 4 व्यक्ति गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन कर रहे हैं। तो दोस्तों अर्थतंत्र में जहां आय की असमानता पाई जाती है, और चूंकि प्रत्येक अर्थतंत्र में आय की असमानता है, तो उस आय की असमानता के आधार पर जिस व्यक्ति की इनकम यदि कम मापी गई तो वो व्यक्ति सापेक्ष गरीब कहलाता है। कम आय वाला व्यक्ति अधिक आय वाले व्यक्ति की तुलना में सापेक्ष गरीब है ऐसा माना जाएगा। जैसे हमने अभी एक उदाहरण लिया, उसी तरह से अन्य समूह के भी उदाहरण ले सकते हैं। जैसे समूह 1, समूह 2 और समूह 3 है, जिसमें समूह 1 की इनकम 50,000 है, समूह 2 की इनकम 40,000 है और समूह 3 की इनकम 30,000 है। तो आप कंपैरिजन करके देखिए, समूह 1 की इनकम अधिक होने के कारण उसकी तुलना में बाकी के समूह यानी कि समूह नंबर 2 और समूह नंबर 3 की इनकम कम होने के कारण वो सापेक्ष गरीब है। वही समूह नंबर 1 और समूह नंबर 2 क्या कंपैरिजन करेंगे, तो समूह 2 की इनकम समूह 1 की तुलना में कम होने के कारण समूह 2 जो है वो सापेक्ष गरीब माना जाएगा। तो सापेक्ष गरीबी की आसान सी परिभाषा है दोस्तों, अधिक आय वाले वर्ग की तुलना में कम आय वाला वर्ग सापेक्ष गरीब होता है। सापेक्ष गरीबी को मापने की कई सारी पद्धतियां प्रचलन में हैं, जिसमें से आय समूह की रचना, लॉरेंज का वक्र और गिनी गुणोत्तर जैसी 3 प्रमुख पद्धतियों की सहायता ली जाती है।
एग्जाम के लिए सापेक्ष गरीबी अर्थात क्या, उदाहरण के देकर समझाइए, ऐसा भी सवाल आता है तो जिसमें आप अलग अलग आय समूह में रहे हुए लोगों का उदाहरण देकर सापेक्ष गरीबी को परिभाषित कर सकते हैं। और इसके साथ साथ सापेक्ष गरीबी मापने की पद्धतियां आई तो आपको ये पद्धतियां भी याद रखनी है। आय समूह की रचना, लॉरेंज का वक्र और गिनी गुणोत्तर जैसी पद्धतियों के आधार पर सापेक्ष गरीबी का निर्धारण किया जाता है। मित्रों, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, सापेक्ष गरीबी अर्थात कम आय वाला वर्ग अधिक आय वाले वर्ग की तुलना में सापेक्ष गरीब कहलाता है। और सापेक्ष गरीबी मात्र और मात्र विकसित देशों में ही मापी जाती है। भारत जैसे विकासशील देशों के लिए सापेक्ष गरीबी का ख्याल अधिक उपयोगी नहीं है, क्योंकि हमारे देश में आय का बहुत ज़्यादा असमान वितरण किया गया। यदि उदाहरण के रूप में देखें तो जैसे धीरूभाई अंबानी की फैमिली को अगर हम ध्यान में रखें तो उसके सामने देश के सारे लोग गरीब है ऐसा माना जाएगा, जो अर्थतंत्र में पॉसिबल नहीं है। और इसके कारण सापेक्ष गरीबी भारत जैसे विकासशील देशों में मापी नहीं जाती, मात्र और मात्र निर्धारण किया जाता है निरपेक्ष गरीबी का, और उसके आधार पर ही सरकार देश की समस्या यानी कि जो गरीबी वाली समस्या है उसे घटाने के सक्रिय प्रयास भी करती है। तो दोस्तों, आज हमने 2 टॉपिक कवर किए, गरीबी के स्वरूप में पहला टॉपिक निरपेक्ष गरीबी और दूसरा टॉपिक सापेक्ष गरीबी।